जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। महिलाएं अब लिखित सहमति देने के बाद रात की पारी में शामिल हो सकती हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को दोगुनी मजदूरी, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षित परिवहन तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान है। पूर्व में केवल 12 खतरनाक श्रेणियों में महिलाओं को रात में काम करने की छूट थी। अब इसे 26 से अधिक खतरनाक सेक्टरों तक बढ़ा दिया गया है और ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और उद्योग क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। और वहीं अगले अपडेट में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनजातीय समुदाय से जुड़ी एक अहम पहल की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया है, जिसमें देश भर के जनजाति कलाकार और समुदायों ने हिस्सा लिया है। इस उत्सव का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, कला, संगीत एवं हस्तशिल्प को मुख्यधारा में लाना और राज्य स्तरीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह आयोजन गरीब व पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास, उनकी भागीदारी तथा सामाजिक समावेशन को और मजबूत करने की परिपाटी के अंतर्गत आयोजित है। इस वर्ष विशेष रूप से ये कार्यक्रम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की स्मृति में आयोजित किया गया है, जिससे उनकी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो बीते कुछ ही दिनों में हमारे प्रदेश में महिलाओं के लिए नई शिफ्ट नीति और आदिवासी समाज के लिए समावेशी उत्सव जैसे 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। झांसी से एक बेहद प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां वंदना चौधरी नाम की महिला ने सॉफ्ट टॉय बनाने के छोटे से काम को आज एक बड़े बिजनेस में बदल दिया है। शुरुआत उन्होंने अपने घर के एक कमरे से की थी, लेकिन आज उनके बनाए टॉय कई शहरों तक सप्लाई हो रहे हैं। मुख्य बात यह है कि वंदना ने बिना किसी बड़े संसाधन के केवल अपने हुनर और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने दर्जनों महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर अच्छी कमाई के अवसर बने हैं। पृष्ठभूमि में बताया जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से वंदना ने ये बंडल यूनिट शुरू की थी और धीरे धीरे अपने डिजाइन व क्वालिटी की वजह से उनका काम पहचान बनाने लगा। अतिरिक्त जानकारी के अनुसार अब वंदना सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट तक पहुंच चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश में अवैध परिवहन रैकेट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए 7-20 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें 2 ARTO, परिवहन विभाग के कर्मचारी और कई निजी लोग भी शामिल हैं। मुख्य तथ्य यह है कि यह रैकेट बिना अनुमति के वाहनों को पास कराने, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और अवैध वसूली के आरोपों पर काम करता था, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। पृष्ठभूमि के अनुसार बीते कुछ दिनों से लगातार इस पूरे सिंडिकेट की निगरानी की जा रही थी और इसी जांच के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ है। अतिरिक्त जानकारी यह कि अब पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी और जिन अधिकारियों पर लापरवाही के संकेत मिलेंगे उन पर भी कार्रवाई तय है। और वहीं अगला अपडेट देखिए। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। लखनऊ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार पर दबाव बढ़ता है या सवाल उठते हैं, तब मुख्यमंत्री सांप्रदायिक भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। मुख्य तथ्य यह है कि अखिलेश यादव ने ये टिप्पणी हाल ही में दिए गए एक बयान के बाद की, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के सवालों पर सरकार को घेर रही है और इसी तंज के साथ राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। अतिरिक्त जानकारी में ये भी सामने आया है कि अगले कुछ दिनों में दोनों दल अपने अपने अभियान तेज करने वाले हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाने की संभावना है। और एक और बड़ा अपडेट, तो चलिए आगे बढ़ें और एक और अपडेट देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अवैध परिवहन रैकेट पर हो चुकी कार्रवाई के बाद अब पूरे विभाग में सख्त मॉनिटरिंग लागू कर दी गई है। कई जिलों में जांच टीमें भेजी गई हैं और संदिग्ध फाइलों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। मुख्य बात यह है कि अब डिजिटल सिस्टम की मदद से फिटनेस, परमिट और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की निगरानी की जाएगी, ताकि कोई भी अनियमितता न बच सके। इस पृष्ठभूमि में सरकार के इस कदम को भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। अतिरिक्त जानकारी के अनुसार आने वाले हफ्तों में परिवहन विभाग का पूरा ऑडिट कराने पर भी विचार चल रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे रैकेट फिर सक्रिय न हो सके। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में सरकार ने जनता की शिकायतों का समाधान और तेज करने के लिए एक नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है। अब लोग अपनी शिकायतें सीधे व्हाट्सएप और संदेश सेवा पर भेज सकते हैं और खास बात यह है कि शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो रही है। पहले कई शिकायतें फाइलों में उलझ जाती थी, लेकिन अब एक संदेश भेजते ही पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है और अधिकारी निर्धारित समय सीमा में जवाब देने के लिए बाध्य हैं। बीते दिनों जब इस व्यवस्था का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि कई मामलों में समाधान कुछ ही घंटों में मिल गया, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी,
बल्कि लापरवाही और देरी जैसी समस्याएं भी काफी कम होंगी। और वहीं दोस्तों, अगली खबर पर आएं। 13 नवंबर को सोने और चांदी के भाव में फिर तेजी देखने को मिली है और यह बढ़ोतरी निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए चिंता और उत्सुकता का कारण बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने से भारतीय बाजार भी सीधे प्रभावित हुआ है और यही वजह है कि इसकी कीमतें पिछले दिनों की तुलना में और ऊपर चली गई हैं। कई लोग जो खरीदारी का मन बना रहे थे, अब वे दाम बढ़ने के कारण दोबारा सोचने लगे हैं। वहीं व्यापारी यह मान रहे हैं कि आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है और इसी वजह से इसके दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। चांदी के भाव में भी मजबूती आई है, जो उद्योगों पर सीधा असर डालती है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब कानपुर के मौसम का ताजा अपडेट देखिए। कानपुर में ठंडी हवा के तेज झोंकों से अचानक ठिठुरन बढ़ गई है और मौसम विभाग ने पहली ठंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बुधवार की रात से ही हवा की रफ्तार बढ़ने लगी और सुबह होते होते कई इलाकों में हल्का कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। लोगों के लिए सुबह बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ठंड के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाने की संभावना है, इसलिए लोगों को रात और सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है ताकि अचानक बड़ी यह सर्दी स्वास्थ्य पर असर न डाल सके। तो दोस्तों, अब एक रोजगार से जुड़ा बड़ा अपडेट सुनिए। कैबिनेट सेक्रेटरीट ने 250 तकनीकी डिप्टी फील्ड ऑफिसर पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है और तकनीकी योग्यता वाले युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन रखे गए हैं, जिससे देश के किसी भी हिस्से से अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार से जुड़े विषयों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है और यह पद जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयन होने पर युवाओं को देश भर में तैनाती मिलेगी, जहां उन्हें महत्वपूर्ण फील्ड कार्य संभालना होगा। इसी वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा इसे एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, ध्यान से सुनिए। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है और सीबीएसई को नई अधिसूचना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हजारों शिक्षण और गैर शिक्षण पद खाली पड़े हैं और इसी वजह से यह भर्ती लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आई है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद उम्मीदवार अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएंगे। इस बार भर्ती प्रणाली में कई तकनीकी सुधार भी लागू किए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और बिना रुकावट के पूरी हो सके। नौकरी की स्थिरता और सुविधाओं के कारण ये भर्ती हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है और इस बार भी युवाओं में असाधारण उत्साह देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अब पंचायत चुनावों की तैयारियां सुनिए। गोंडा जिले में पंचायती चुनावों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने कुल 44 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि कई जगहों पर दस्तावेज अधूरे मिले और मतदाता सूची में भी त्रुटियां पाई गयी। अब अधिकारी गाँवों में जाकर जमीनी हालात की जाँच कर रहे हैं ताकि चुनाव की हर प्रक्रिया को समय रहते दुरुस्त किया जा सके। प्रशासन ने तय किया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय सीमा के भीतर सभी रिकॉर्ड अपडेट होने चाहिए। ग्रामीण इलाकों में भी इस खबर को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि पंचायती चुनाव सीधे स्थानीय विकास की दिशा तय करते हैं और लोग इनके प्रति हमेशा गंभीर रहते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ें और युवाओं के स्वरोजगार से जुड़ा अपडेट देखें। ग्रेटर नोएडा में युवा स्वरोजगार योजना को और मजबूत करते हुए सरकार ने आसान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसमें युवाओं को आकर्षक सब्सिडी भी दी जा रही है। कई युवा जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वे अब इस योजना के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल सरल की गई है और आवश्यक दस्तावेज जमा करते ही कुछ दिनों में ऋण स्वीकृति मिलनी शुरू हो जाती है। इस योजना से अब तक कई छोटी दुकानों, सेवाओं और उद्यमों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे स्थानीय रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कानपुर मंडल में औषधि विभाग की लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। कानपुर में तैनात सहायक आयुक्त औषधि दिनेश कुमार तिवारी और औषधि निरीक्षक रेखा सचान को हटाकर उन्हें लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जांच में ये पाया गया कि कोडीन युक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक दवाओं की अवैध बिक्री व एक्सपायर दवाओं के स्टॉक जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं, जिस कारण शासन ने तुरंत ये कदम उठाया है। ये तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने इन मामलों में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे और प्रदेश में दवा गोदामों पर छापेमारी जारी है। अब इन अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है और दोषी दफ्तरों व फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। चलिए अगली खबर आ रही है और वहीं अगले अपडेट में हम बात करेंगे बिजली बिलों को लेकर किए गए बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बिजली बिल बकाया रखे उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना शुरू की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को अगर एक मुश्त बकाया राशि जमा करते हैं तो उन्हें बकाये पर लगे सरचार्ज में 100% छूट मिल रही है और मूलधन पर भी चरणबद्ध रूप में छूट दी जा रही है। पहले चरण में यदि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराया तो मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी। अगले चरणों में ये छूट क्रमशः 20 और 15% होगी। ये योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं तथा 1 किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी और चोरी तथा विवाद वाले मामलों के लिए भी विशेष प्रावधान है। उपभोक्ता विभाग ने कहा है कि जितनी जल्दी इस योजना का लाभ लिया जाएगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बाद में छूट की दर घट जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है
देखिए तो बीते कुछ ही दिनों में एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है। केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी ने अपने परिवार के विवरण पत्र में अपनी बेटी का नाम दर्ज कराया हो तो उस नाम को सूची से हटाया नहीं जाएगा। यह निर्देश CCS पेंशन रूल्स 2021 के नियम 50 के अंतर्गत दिए गए हैं और पेंशन पात्रता का निर्णय पेंशन भोगी के निधन के बाद किया जाएगा। कई मामलों में सेवापा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बेटियों के नाम हटाए जाने की शिकायतें आई थी, इसलिए विभाग ने ये स्पष्टीकरण जारी किया है ताकि भविष्य में विवाद न हो। इस कदम को बेटियों के अधिकार की रक्षा तथा पारिवारिक पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है और एक अपडेट है जो प्रेरणादायक है। झांसी की वंदना चौधरी ने 4 वर्ष पूर्व राज्य की ओर से संचालित उद्योग विभाग प्रशिक्षण प्राप्त कर सॉफ्ट टॉयज बनाने का काम शुरू किया। आज वो राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मंचों में अपने उत्पाद प्रस्तुत कर रही हैं और सफलता की मिसाल बनी है। उनका ये सफर इस बात का सजीव उदाहरण है कि सही प्रशिक्षण, योजना, सहायता व मेहनत से छोटे उद्यम बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। वंदना ने अपनी कमाई से कुछ अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने की दिशा में कदम उठाया है और यह सामाजिक अर्थ में भी सकारात्मक असर उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि योजनाओं का लाभ सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि जीवन में बदलाव के रूप में भी मिल सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। राजधानी लखनऊ में LDA आज एक नई पहल पर काम कर रहा है जिसमें लगभग 5000 सस्ते फ्लैट गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को देने की तैयारी की जा रही है। इन फ्लैटों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रखने की योजना है ताकि आम परिवार भी इसे साकार कर सके। जमीन पहले माफियाओं द्वारा कब्जे में रही थी, अब वो उसी भूमि पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आवास बनेंगे। इस प्रेरणादायक पहल से यह संदेश जाता है कि शासन भूमि की गुणवत्ता व सामर्थ्य को सामाजिक भले के लिए उपयोग में ला रहा है और विकास को समावेशी बनाने की दिशा में काम हो रहा है।